ओके, सबसे पहले हमने देखा था स्टैंडर्ड पीओ टाइप। स्टैंडर्ड पीओ जिसमें हमने क्या देखा था, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी ब्लैंक था, राइट। और और आइटम कैटेगरी ये भी हमारा ब्लैंक था स्टैंडर्ड पीओ में। ओके, ये दोनों ब्लैंक था। फिर हमने देखा था सर्विस पीओ। सर्विस पीओ में क्या था, अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के था और आइटम कैटेगरी डी था। फिर हमने देखा था कंज्यूमेबल्स। इसमें क्या था, इसमें अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी के था और आइटम कैटेगरी ब्लैंक था। ये था कंज्यूमेबल्स। सो हमने अभी तक ये तीन देखे हैं, सर्विस, कंज्यूमेबल्स, स्टैंडर्ड। ओके, ये तीन हमने देखे थे अभी तक। आज हम स्पेशल प्रोक्योरमेंट में हम और क्या देखने वाले, एक समय देख लेते, तो कुछ मैंने मिस नहीं किया। सर्विस, हाँ, राइट। तो ये तीन अभी तक हमने देखे थे। सो आज हम क्या देख रहे हैं, स्पेशल। ये तो स्टैंडर्ड तो एक है, ये भी स्पेशल प्रोक्योरमेंट टाइप ही है, सर्विस पीओ फिर कंज्यूमेबल पीओ। ठीक है, आज हम स्पेशल प्रोक्योरमेंट के अंदर एक और क्या टॉपिक देख रहे हैं, कंसाइनमेंट। कंसाइनमेंट पीओ एंड कंसाइनमेंट पीओ में क्या डिफरेंस है वो आज हम देखेंगे। ओके। हम्म। ओके, सो कंसाइनमेंट पीओ में क्या डिफरेंस है। कंसाइनमेंट पीओ में आइटम कैटेगरी के रहेगा, ठीक है, और अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी ब्लैंक रहेगा। ये इसमें डिफरेंस, तो ये आज हमारा टॉपिक है। तो देखो, हर टाइप के पीओ में कुछ ना कुछ एक डिफरेंशिएटिंग पॉइंट है। स्टैंडर्ड में दोनों ही ब्लैंक था, सर्विस में ये के था ये डी था, कंज्यूमेबल पीओ में ये के था ये ब्लैंक था, कंसाइनमेंट में ये ब्लैंक है और ये के है। तो कंसाइनमेंट, एक बार मैं पीओ दिखा देता हूँ कैसे ये दिखेगा। कि आइटम अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी तो ब्लैंक रहेगा, आइटम कैटेगरी के का मतलब होता है कंसाइनमेंट। ओके, तो ये आज हम देखेंगे कंसाइनमेंट पीओ क्या होता है, कैसे क्रिएट किया जाता है, एंड इसका कब यूज होता है। ओके, सो कंसाइनमेंट प्रोसेस को समझने के लिए एक सिंपल सा बिजनेस एग्जांपल समझते हैं। अ, एक सेकंड, मुझे कुछ सिंपल सा सोचने दो। ओके, लेट्स से, ओके, लेट्स से कोई नया, लेट्स से कोई नया कोल्ड ड्रिंक का ब्रांड आया है। ओके, सो शॉप में क्या होता है, शॉप में कोका कोला है, थम्स अप है, स्प्राइट है, ये सब तुरंत आता है और निकलता जाता है कस्टमर से। सो मतलब जैसे ही आता है अपने पास स्टॉक, ये ऑलमोस्ट फ्रीक्वेंटली निकलता रहता है। इसके लिए परेशान नहीं होना कि ये बिकेगा कि नहीं, क्योंकि ये पता है ये ब्रांड ट्रस्टेड है, पुराना ब्रांड है एंड ये चलता आ रहा है। तो ये इजिली निकल जाता है, बिक जाता है। लेकिन वहीं पे अगर सपोज कोई नया ब्रांड आएगा, तो कस्टमर को हेजिटेशन होगा कि ये नया ब्रांड ले कि नहीं, क्योंकि नया ब्रांड का कोल्ड ड्रिंक ले कि नहीं। क्योंकि 10 क्वेश्चन होगा दिमाग में, अच्छा होगा कि नहीं, पैसा वेस्ट होगा। एंड अगर सपोज सपोज मैंने एक वेंडर से 1,000 पीस उठाकर अपने पास रख लिया एंड वो नहीं बिका, तो फिर क्या होगा। तो वो अगर सपोज वेंडर वेंडर वापस नहीं रिटर्न लेता है, तो वो तो मेरा लॉस है फिर, राइट। सो इस सिचुएशन को हम ओवरकम करने के लिए क्या कर सकते हैं, इसको हम किस तरीके से फिर इस सिचुएशन को डील कर सकते हैं, कि हम वेंडर को बोलेंगे
कि आप अपने स्टॉक मेरे स्टोर पे रखो, एंड जैसे जैसे मेरे स्टोर से आइटम आइटम की बिक्री होती जाएगी, मैं आपको पेमेंट करता जाऊंगा। इन शॉर्ट, मैंने परचेज नहीं किया वेंडर से, मैंने वेंडर को बोला है कि आप लेट्स से 100 पीस मेरे स्टोर पे रख दो। ओके, लेट्स से स्टोर है 1710, आप मेरे आप मेरे स्टोर पे रख दो। ओके, एंड ये जो 100 पीस है, मैं परचेज करके अपने पास नहीं रख रहा हूँ, मैंने बस ऑर्डर दिया था कि मुझे 100 पीस मेरे स्टोर पे रख दो। एंड जैसे जैसे लेट्स से आज 10 क्वांटिटी की बिक्री हुई है, तो उस 10 क्वांटिटी का जो भी प्राइस बनता है वेंडर को पेमेंट करने का, वो हम फिर वेंडर को प्राइस पे करते हैं। तो कब पे कर रहे हैं? जब वो आइटम एक्चुअल में सेल हो गया हो, राइट, कस्टमर ने उसको उन 10 आइटम को परचेज किया हो। फिर लेट्स से 3 दिन बाद फिर और 5 आइटम बिके, फिर उस 5 आइटम का हम करेंगे। फिर नेक्स्ट डे लेट्स से 10 आइटम और बिके, फिर उस 10 आइटम का हम पेमेंट करेंगे वेंडर को। सो इन शॉर्ट, हम पहले ही 100 क्वांटिटी का पेमेंट नहीं करते। हम पेमेंट कब करते हैं? जब जब वो स्टॉक अपने स्टोर से सेल होता जा रहा है, राइट। सिचुएशन समझ आया? मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। अब एग्जांपल लिया था, लेट्स से कोई ऑलरेडी ट्रस्टेड ब्रांड है, जैसे थम्स अप, कोक, स्प्राइट, ये सब क्या होता है, अपने पास स्टोर पे रहता है, लोगों को पता है ये ट्रस्टेड ब्रांड है, इजिली ये सारे स्टॉक निकल जाते हैं, ये सारे स्टॉक बिक्री हो जाती है, कोई परेशानी नहीं होती है। भाई अगर सपोज मार्केट में कोई नया ब्रांड आता है, तो हम वेंडर को। सर सर अभी मार्केट में एक नया ब्रांड रिलायंस का कैंपा है सर, उसका भी एग्जांपल ले सकते हैं। ओके, रिलायंस का जैसे एक कैंप है, वहां पे ऑलरेडी रिलायंस है, मतलब ठीक है, वो नाम ऑलरेडी ट्रस्टेड है, वो रिलायंस का कैंप अलग है, ठीक है चलो। रिलायंस का कैंप है, तो लोग अभी तक पीते आ रहे कोका कोला, फिर थम्स अप, स्प्राइट, ये सब, फिर एक नया ब्रांड आएगा। तो अगर सपोज मुझे अपने स्टोर पे ये सारे स्टॉक रखने, तो मैं कॉन्फिडेंटली थम्स अप, कोका कोला, स्प्राइट, ये सब परचेज करके अपने स्टॉक में 100-500 रख सकता हूँ। मुझे पता है ये कल ना मतलब कल किसी दिन, कल को किसी दिन ये सारे आइटम्स खाली हो जाएंगे, बिक जाएंगे, मुझे परेशानी नहीं होगी। लेकिन वही कोई नया ब्रांड है जैसे कैंपा, तो वो अगर मैं रखूं, मैं सपोज मैं 200 क्वांटिटी परचेज करके रखूं, तो लोगों को नहीं पता ये क्या है, मे बी वो बिक्री ना हो, तो ये मेरा लॉस होगा, राइट। तो इस सिचुएशन को ओवरकम करने के लिए इसका क्या एक सॉल्यूशन निकलता है कि हम वेंडर को बोलेंगे कि ये जो 200 आइटम है मैं परचेज नहीं करूंगा, बस वो जो 200 आइटम है मैं आप मेरे स्टोर पे रख दो, एंड ये भी रिकॉर्ड किया जाएगा कि मैंने ऑर्डर प्लेस किया है। लेकिन हम पेमेंट कब करेंगे? जब वो आइटम अपने स्टोर से बिक्री होते जाएगी। तो पहले हम बताएंगे, ऑर्डर में हम मेंशन करेंगे, वो ऑर्डर नॉर्मल स्टैंडर्ड ऑर्डर नहीं होगा, जैसे स्टैंडर्ड ऑर्डर में अकाउंट असाइनमेंट कैटेगरी, आइटम कैटेगरी ब्लैंक होता था ना, इस तरीके से नहीं होगा। क्या होगा? इस तरीके से परचेज ऑर्डर क्रिएट होगा, इसमें आइटम कैटेगरी के रहेगा, तो वो नॉर्मल ऑर्डर क्रिएट नहीं होगा, उसको बोलते हैं कंसाइनमेंट ऑर्डर। तो हम कंसाइनमेंट परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे वेंडर के लिए। वेंडर क्या करेगा, लेट्स से हमने 200 क्वांटिटी के लिए हमने ऑर्डर कर दिया वेंडर को, तो वो वेंडर क्या करेगा, वो 200 क्वांटिटी मेरे स्टोर पर लाकर रख देगा, एंड मुझे उस टाइम इमीडिएटली पेमेंट नहीं करना होगा। मैं कब पेमेंट करूंगा वेंडर को? लेट्स से आज 10 क्वांटिटी की सेल हुई, तो उस उन 10 क्वांटिटी का मैं वेंडर को पेमेंट करूंगा। फिर नेक्स्ट डे लेट्स से 5 क्वांटिटी और बिके, तो मैं नेक्स्ट डे फिर 5 क्वांटिटी का पेमेंट करूंगा। फिर लेट्स से और 20 क्वांटिटी फिर बिके, फिर मैं 20 क्वांटिटी का मैं पेमेंट करूंगा। तो ऐसे इस तरीके से मैं पेमेंट करूंगा, ना कि ऑर्डर प्लेस करते टाइम। तो ये होता है कंसाइनमेंट प्रोसेस। ठीक है, प्रोसेस क्लियर है? अंडरस्टैंडिंग क्लियर है इसका, इस प्रोसेस का? हाँ सर। तो ये स्टैंडर्ड प्रोसेस से कैसे डिफरेंट है? स्टैंडर्ड प्रोसेस में क्या है कि हम जब परचेज करते हैं आइटम, तो हम डिलीवरी के बाद पेमेंट करते हैं, राइट। यहाँ पे क्या है, कंसाइनमेंट प्रोसेस में हम ऑर्डर प्लेस करेंगे, ऑर्डर डिलीवर भी हो जाएगा, हम पेमेंट कब करेंगे? जब एक्चुअल में वो स्टॉक सेल होगा, राइट। जब वो स्टॉक एक्चुअल में कंज्यूम होगा या बिक्री होगी उन स्टॉक्स के, तब हम पेमेंट करेंगे वेंडर को। सो ये होता है कंसाइनमेंट प्रोसेस। ओके, इसमें पहला इस पीओ में पहला खास बात क्या है कि परचेज ऑर्डर में आइटम कैटेगरी के रहेगा। ओके, पहला डिफरेंशिएटिंग पॉइंट क्या रहेगा कि सबसे पहले आइटम कैटेगरी इसका के रहेगा। इसके पीओ में प्राइस ग्रेड आउट रहेगा या ब्लैंक रहेगा, पीओ में प्राइस कोई मेंशन नहीं रहेगा, क्योंकि हम जब परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं उस टाइम
उसका प्राइस वहां पे जीरो दिखेगा, मतलब ब्लैंक दिखेगा या जीरो दिखेगा, ग्रेड आउट दिखेगा, मतलब हम वहां पे कुछ एंटर नहीं कर सकते हैं बेसिकली। ये क्यों हो रहा है? क्योंकि ये नॉर्मल परचेज ऑर्डर नहीं है। एंड इसका पेमेंट हम परचेज ऑर्डर में प्राइस नहीं लिख रहेगा कि हम किस हिसाब से पेमेंट करेंगे। तो इसका पेमेंट करते टाइम क्या होता है, इस अगेन याद है जब हम परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे थे तो स्टैंडर्ड परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे थे। इस प्रोसेस में, मतलब इस कंसाइनमेंट परचेज ऑर्डर क्रिएट करने से पहले हमारे पास कंसाइनमेंट परचेज इन्फो रिकॉर्ड होना चाहिए। ठीक है, तो ये मैं दिखा देता हूँ। एमीन 11 से अभी तक हम इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट कर रहे थे तो हम स्टैंडर्ड चूज कर रहे थे, राइट? मैंने बताया था ये सब हम आगे स्टडी करेंगे कि ये सब क्या होता है। अब आज जब हम कंसाइनमेंट प्रोसेस करेंगे तो ये वाला सिलेक्शन एनेबल रहेगा, एंड इसके बाद हम परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, ये होता है कंसाइनमेंट परचेज इन्फो रिकॉर्ड। अब अगेन ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम परचेज ऑर्डर क्रिएट कर रहे हैं, प्राइस प्राइस तो जीरो है, तो फिर प्राइस कहाँ से पिक होगा पेमेंट करते टाइम? तो प्राइस जो इस परचेज इन्फो रिकॉर्ड में मेंटेन करेंगे वो प्राइस पिक होगा वेंडर को पेमेंट करते टाइम। लेट्स से यहाँ पे हम पर बॉटल, लेट्स से हमने रखा है लेट्स से 12 रुपीज। ओके, तो जब हम वेंडर को पेमेंट करेंगे तो यहाँ से प्राइस पिक होगा। पीओ में प्राइस ब्लैंक रहेगा, पीओ से प्राइस पिक नहीं होगा, वहां पे एनी टाइम ब्लैंक या ग्रेड आउट रहेगा। हम वहां पे हमें जीरो दिखेगा या ब्लैंक दिखेगा। तो प्राइस आखिरकार आएगा कहाँ से? सिस्टम को कैसे समझ आएगा कि कौन सा प्राइस हमें पिक करना है पेमेंट करते टाइम? तो कंसाइनमेंट परचेज इन्फो रिकॉर्ड में जो हम प्राइस मेंटेन करके रखेंगे वही प्राइस पिक होगा पेमेंट करते टाइम। तो ये तीन स्पेशल, मतलब क्या बोल सकते हैं, ये तीन खास पॉइंट है। ओके, इस कंसाइनमेंट प्रोसेस में। तो पहला आइटम कैटेगरी के, दूसरा पीओ का प्राइस ब्लैंक रहेगा, एंड कंसाइनमेंट पीआईआर में जो प्राइस रहेगा वही प्राइस पिक होगा पेमेंट करते टाइम। एंड कंसाइनमेंट पीआईआर इसमें मैंडेटरी है। अब समझ आया मैंडेटरी क्यों है? क्योंकि प्राइस कहीं से तो पिक होना है ना पेमेंट करते टाइम, पीओ में तो रहेगा नहीं, कंसाइनमेंट पीआईआर से ही पिक होगा, तो इसलिए कंसाइनमेंट पीआईआर मैंडेटरी है कंसाइनमेंट पीओ क्रिएट करने के लिए। अब आते हैं एसएपी स्क्रीन पे। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? एक मटेरियल क्रिएट कर लेंगे। प्लांट हम यूज़ करते आ रहे 1710, वही यूज़ कर लेंगे। वेंडर अब अपने पास है, मुझे याद नहीं है, वो स्क्रीन में हिस्ट्री में मिल जाएगा, 178500 ऐसे कुछ है। एक मटेरियल फ्रेश क्रिएट करते हैं। एक मिनट, कमिंग बैक। ओके, सो हमारे पास मटेरियल होने चाहिए, प्लांट और वेंडर। अब आते हैं एसएपी स्क्रीन पे, एक फ्रेश मटेरियल क्रिएट कर लेते हैं। बेसिक परचेजिंग ये भी ले लेते हैं, और अकाउंटिंग 171A हमने लिया काफ़ी बार, वही ले लेते हैं। एंटर। अच्छे, यही आइटम यूज़ करते हैं कैंपा कोला। परचेजिंग भी पूछ लिया, इधर कुछ नहीं। अकाउंटिंग वैल्यूएशन क्लास मैंने 3000 लिया है, इसको सेव करते हैं। डन। तो हमारा मटेरियल क्रिएट हो गया है 30016। तो मटेरियल क्रिएशन में कोई डिफरेंस नहीं है। मटेरियल क्रिएशन बिल्कुल सेम है। प्लांट है अपना 1710। वेंडर देखते हैं, परचेज पीओ स्क्रीन में दिख जाएगा, मुझे याद नहीं क्या है। हम कौन सा लेते हैं? 173, ये वाला वेंडर है अपना। ओके, सो मैंने बताया परचेज ऑर्डर क्रिएट करने से पहले इन्फो रिकॉर्ड होना मैंडेटरी है, परचेज इन्फो रिकॉर्ड मैंडेटरी है। ठीक है, अब परचेज इन्फो रिकॉर्ड क्रिएट करेंगे M11 से। M11, ये सप्लायर है, ये मटेरियल, ये रहा प्लांट। ये यहाँ पे हमें कंसाइनमेंट सेलेक्ट करना है, स्टैंडर्ड नहीं, क्योंकि अभी स्टैंडर्ड प्रोसेस हम नहीं कर रहे, ये सब स्पेशल केस है, स्पेशल प्रोक्योरमेंट है। एंटर।
अगेन इधर मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, बट अगर एंटर करना चाहो तो कर सकते हो। ये हो गया स्टैंडर्ड क्वांटिटी। लेट्स से प्राइस हमने डाला है, चलो 15 लेते हैं। सेव। एक और चीज, कंसाइनमेंट इन्फो रिकॉर्ड में एक और चीज मैंडेटरी होता है, टैक्स कोड। ये हमें टैक्स टीम से मिल जाता है, कौन सा टैक्स कोड हमें चूज करना है। ये पेमेंट करते टाइम एक्चुअली ये इंपॉर्टेंट होता है। पेमेंट करोगे और अगर ये टैक्स कोड मतलब ब्लैंक है, तो पेमेंट करते टाइम एक्चुअली फाइनेंस टीम को प्रॉब्लम होती है, मतलब वहाँ पे सक्सेस नहीं होता है पेमेंट। तो ये टैक्स कोड होना मैंडेटरी। यहाँ पे कुछ भी ले सकते हो अभी के लिए, मैंने रैंडमली कुछ ले लिया है। ये अगेन क्या क्या सेलेक्ट करना है ये हमें टैक्स टीम से पता चलता है, ठीक है। तो टैक्स टीम वाले बताते हैं कि कौन सा टैक्स कोड हमें यूज़ करना है। तो अभी के लिए मैंने रैंडमली कोई पिक कर लिया है, तो मैंने सेव कर लिया। तो हमारा इन्फो रिकॉर्ड भी हो गया, डन। अब आते हैं परचेज, परचेज ऑर्डर के लिए ME21N में, ME21N। अब क्रिएट करते हैं PO। आइटम कैटेगरी के रहेगा। मटेरियल 300016 है आई गेस, 30016। PO क्वांटिटी जैसे 200 क्वांटिटी का मैं ऑर्डर प्लेस कर रहा हूँ। ये प्लांट हो गया, स्टोरेज लोकेशन मैंने डाल दिया। ओके सो, तो PO में भी देखा कुछ खास डिफरेंस नहीं है, बट हाँ ये डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, ये है इसका की पॉइंट, कि आइटम कैटेगरी कंसाइनमेंट परचेज ऑर्डर में के होना चाहिए। के का मतलब होता है कंसाइनमेंट, इसलिए मैंने के लिया है। ये हो गया, सेव करते हैं। ओके, एक चीज़ मैंने दिखाई नहीं, इसका प्राइस। प्राइस देखो यहाँ पे ब्लैंक है। अगर एडिट मोड में भी जाओगे तो ये फील्ड देखो ग्रेड आउट है, मैं कुछ एंटर नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। इसलिए मैं बोलता, जो कंसाइनमेंट PO है उसके PO में प्राइस ब्लैंक रहेगा या ग्रेड आउट रहेगा या जीरो रहेगा। तो बेसिकली ये जीरो है और यहाँ पे हम कुछ एंटर नहीं कर सकते। तो ये भी एक दूसरा डिफरेंशिएटिंग फैक्टर है, पहला कि आइटम कैटेगरी के, एंड दूसरा जब के रहेगा आइटम कैटेगरी तो नेट प्राइस इस केस में ब्लैंक हो जाता है, जीरो हो जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना PO अपना, ये रहा। अब एक चीज देखते हैं, इस आइटम का स्टॉक चेक करोगे तो यहाँ पे कैसा दिखेगा। तो देखो अभी तो हमने ऑर्डर से प्लेस किया है, तो यहाँ पे देखो कंसाइनमेंट ऑर्डर्ड, मतलब ये कंसाइनमेंट ऑर्डर प्लेस हो चुका है, इसलिए यहाँ पे 200 दिख रहा है। जब डिलीवर हो जाता है तो अनरिस्ट्रिक्टेड यू मतलब इधर दिखता है, ठीक है। अभी हमने सिर्फ ऑर्डर प्लेस किया तो इसलिए इस सेक्शन में दिख रहा है, कि मतलब ये बता रहा है कि इतना ऑर्डर हमने किया है। तो अब क्या करना है, जब भी परचेज ऑर्डर, कोई भी परचेज ऑर्डर क्रिएट करोगे तो उसका स्टॉक जरूर चेक करना प्लांट में। तो यहाँ पे देखना कुछ कुछ समझ आता जाएगा। तो MMB में अभी क्या दिख रहा है कि इस आइटम को 200 कंसाइनमेंट ऑर्डर प्लेस हुआ है, ठीक है। ये हमें इससे पता चल रहा है। अब तो हमने क्या किया था, कि हमने 200 क्वांटिटी हमने ऑर्डर किया था वेंडर से, एंड हमने वेंडर को बोला कि 200 क्वांटिटी मेरे स्टोर पर लाकर रख दो। तो 200 क्वांटिटी डिलीवर हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, MIGO से हम GR पोस्ट करेंगे। तो जो GR जैसे हम पोस्ट करते हैं बिल्कुल भाई, कुछ डिफरेंट नहीं रहेगा। तो GR यहाँ पोस्ट करेंगे, यहाँ परचेज ऑर्डर नंबर डालेंगे, ठीक है। 101 मूवमेंट टाइप रहेगा, इधर सब कुछ सही है, आइटम ओके, क्लिक ऑन चेक, ठीक है। तो GR में भी कोई डिफरेंट काम नहीं कर रहे, ये भी सेम कर रहे हैं। नाउ क्लिक ऑन पोस्ट, तो मटेरियल डॉक्यूमेंट पोस्टेड, ठीक है। GR पोस्ट हो गया। PO में आकर देख लेते हैं, यहाँ परचेज ऑर्डर हिस्ट्री में दिखाएगा कि हमने 200 क्वांटिटी रिसीव कर लिए वेंडर से। तो ये 200 क्वांटिटी डिलीवर हो गए। अब इसी का हम स्टॉक चेक करेंगे MMBE में, ये मटेरियल और प्लांट डालकर। तो यहाँ पे देखो कैसे दिखेगा, ये नॉर्मल स्टॉक नहीं है, राइट, क्योंकि ये अभी तक मेरा स्टॉक नहीं है, ये वेंडर का ही स्टॉक है। कि ये मेरा स्टॉक कब कहलाएगा, जब मैं इन सारे आइटम्स का मैंने पेमेंट कर दिया होता है वेंडर का, राइट। अगर सपोज कुछ मटेरियल
कोई भी आइटम है, जैसे मार्केट गए हो, वो मेरा कब कहलाएगा, जब मैं उसका पेमेंट कर दूंगा शॉप में, राइट। अगर जब तक मैंने पेमेंट नहीं किया तब तक उस शॉपकीपर का ही है, राइट, उस दुकानदार का ही है, मेरा नहीं है। तो सेम केस यहाँ पे भी है। तो ये देखो, इस स्टोरेज लोकेशन के अंदर यहाँ नहीं दिख रहा है। ये कहाँ दिख रहा है? वेंडर कंसाइनमेंट ऑर्डर है, राइट। ये वेंडर कंसाइनमेंट ऑर्डर का कहने का मतलब है कि ये वैसा ऑर्डर है जहाँ पे हमने बस वेंडर को बोला है मेरे स्टोर पर लाकर रखने के लिए। इसका इसका ओनरशिप अभी भी वेंडर के पास है, राइट। ये जो 200 क्वांटिटी है, इसका ओनरशिप किसके पास है? वेंडर के पास। क्योंकि ये ऐसे मटेरियल है जिनका हमने कंसाइनमेंट ऑर्डर प्लेस किया है, राइट। कंसाइनमेंट ऑर्डर मतलब याद होना चाहिए, वो वैसे ऑर्डर होते हैं जिसमें बस वेंडर को बोलते हैं कि मेरे स्टोर पर लाकर रख दो, राइट। एंड ये स्पेशल टाइप का ऑर्डर है, इसलिए ये अलग से यहाँ दिख रहा है वेंडर कंसाइनमेंट ऑर्डर। मतलब ये जो आइटम है, इतने जो स्टॉक है, 200 आइटम, 200 जो स्टॉक है, इनका ओनरशिप अभी भी वेंडर के पास है, मेरे पास नहीं है। तो ये है। तो हुआ क्या, जब आइटम डिलीवर हो गए तो वो 200 आइटम मुझे कहाँ दिखेंगे? वेंडर कंसाइनमेंट स्टॉक में। ये 200 स्टॉक है, वेंडर कंसाइनमेंट स्टॉक में दिखेगा, राइट। अब सपोज मुझे 10 क्वांटिटी आज सेल करने, लेट्स से मुझे 10 क्वांटिटी का ऑर्डर आया, एंड 10 क्वांटिटी मुझे सेल करने। तो 10 क्वांटिटी सेल करने के लिए हमें क्या करना होगा? पहले इस वेंडर कंसाइनमेंट स्टॉक से मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड, मतलब कंपनी के खुद के स्टॉक में लाना पड़ेगा। अभी ये नॉर्मल स्टॉक नहीं है, अभी ये वेंडर कंसाइनमेंट स्टॉक है। हमें क्या करना पड़ेगा? उन 10 क्वांटिटी को मुझे कंपनी ओन स्टॉक में पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा। कितने स्टॉक मुझे बेचने हैं? अभी लेट्स से मुझे 10 क्वांटिटी का ऑर्डर आया, तो मैं डायरेक्टली इस स्टॉक से मैं नहीं सेल कर सकता हूँ। पहले मुझे वेंडर कंसाइनमेंट स्टॉक से मुझे कंपनी के खुद के स्टॉक में ट्रांसफर करना पड़ेगा, जितने भी क्वांटिटी की मुझे जरूरत है। देन वो 10 क्वांटिटी का, हम 10 क्वांटिटी को जो भी करना है मुझे सेल करना है या जो भी करना है, तब हम कर पाएंगे। तो अभी ये 200 क्वांटिटी वेंडर कंसाइनमेंट स्टॉक में दिख रहा है। तो मुझे इन 200 क्वांटिटी में से 10 क्वांटिटी मुझे कंपनी के खुद के स्टॉक में लाना है। वो कैसे करते हैं, यहाँ देख लेते हैं। हम करते हैं मूवमेंट टाइप 411 के। 411 के करने का मतलब हो जाता है, हम वेंडर कंसाइनमेंट स्टॉक से अपने खुद के स्टॉक में ट्रांसफर कर रहे हैं। मुझे 10 क्वांटिटी की जरूरत है, तो हम क्या करेंगे? 10 क्वांटिटी यहाँ से हम ट्रांसफर कर लेंगे। ये कैसे करेंगे? MIGO से ही ट्रांसफर पोस्टिंग ऑप्शन सेलेक्ट करके 411 के मूवमेंट टाइप, MIGO, यहाँ पे रहेगा ट्रांसफर पोस्टिंग, ओके। ये अदर रहेगा, और यहाँ पे मूवमेंट टाइप क्या रहेगा? 411 के। हर मूवमेंट टाइप का मतलब कुछ होता है, हम रैंडमली नहीं चूज करते। 411 के का मतलब क्या होता है? ट्रांसफर पोस्टिंग कंसाइनमेंट टू ओन। मतलब हम क्या करना चाहते हैं? कंसाइनमेंट स्टॉक से खुद के स्टॉक में हम ट्रांसफर करना चाहते हो, बस वही मतलब होता है 411 के। तो 411 के से क्या हो जाएगा? हम मुझे 10 क्वांटिटी चाहिए अपने स्टॉक में, तो हम ये ट्रांसफर कर पाएंगे कंसाइनमेंट स्टॉक से कंपनी के खुद के स्टॉक में। तो यहाँ पे पहले मटेरियल एंटर करेंगे, किस किस मटेरियल को हमें ट्रांसफर करना है, किस प्लांट में करना है। 1710 स्टोरेज लोकेशन बता देंगे, कौन सा स्टोरेज लोकेशन है, ये है। कितने स्टॉक हम ट्रांसफर करना चाहते हैं? 10। लेट्स से हम 10 करना चाहते हैं। ये हो गया आइटम, ओके। मटेरियल ठीक है, क्वांटिटी हमने एंटर कर दिया। वेंडर, हम वेंडर बता देंगे कौन है अपना कंसाइनमेंट वेंडर। तो मेरा वेंडर यही है, यहाँ पे मैंने नोट करके रखा है। यहाँ पे वेंडर एंटर कर देते हैं, हो गया। तो ये सारा कुछ हमने एंटर कर दिया है। तो हमने बेसिकली क्या इधर बताया कि हमें कौन सा मटेरियल चाहिए, किस प्लांट के स्टोरेज लोकेशन में चाहिए, और कितने क्वांटिटी चाहिए, और कौन है अपना कंसाइनमेंट वेंडर। वो सारा कुछ हमने इधर बता दिए। अब करते हैं चेक, एंटर स्टोरेज लोकेशन ट्रांसफर पोस्टिंग। यहाँ पे भी हमें स्टोरेज लोकेशन चूज करना होगा। ये कर दिया। नाउ क्लिक ऑन चेक, डॉक्यूमेंट ओके। नाउ क्लिक ऑन पोस्ट, डॉक्यूमेंट पोस्टेड। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? MMB में वापस स्टॉक चेक करते हैं। अभी देखो ये कैसे दिखेगा। वेंडर कंसाइनमेंट स्टॉक में 200 था पहले, तो 200 में से 10 हमने कंपनी के खुद के स्टॉक में ट्रांसफर कर लिए, तो इसलिए देखो ये 190 हो गया, और यहाँ पे 10 दिख रहा है, ये कंपनी का खुद का स्टॉक है, ये स्टोरेज लोकेशन। ये 10 हमने इधर ट्रांसफर कर लिए, पहले यहाँ पे 0 दिख रहा था।
और वेंडर कंसाइनमेंट में 200 दिख रहा था, तो 200 में से 10 हमने कंपनी के खुद के स्टॉक में ट्रांसफर कर लिए, और इधर 10 माइनस हो गया, तो ये 200 से 190 हो गया, और ये 0 से 10 हो गया। तो इस तरीके से स्टॉक ट्रांसफर हो चुका है। अब स्टॉक ट्रांसफर होने के बाद अब हमें जो भी उस मटेरियल का करना है वो हम कर सकते हैं, और फिर फाइनली हम पेमेंट कर सकेंगे। ओके, तो हमें फिर आगे यूज जो भी करना है, यहाँ पे है ऑप्शन। हाँ ठीक है, हो गया। तो ये 10 क्वांटिटी अपने पास आ गए हैं, एंड उस 10 क्वांटिटी का हमें जो भी करना है वो हम कर सकेंगे। एंड इस केस में कंसाइनमेंट प्रोसेस में हम इनवॉइस सेटल कैसे करते हैं, इसमें सेटलमेंट करने का प्रोसेस है MRKO। ठीक है, MRKO टी कोड है। सो याद होगा स्टैंडर्ड प्रोसेस में हम इनवॉइस पोस्टिंग IR, इनवॉइस रिसीट कैसे पोस्ट करते थे, MIRO टी कोड से। लेकिन ये जो स्पेशल केस है कंसाइनमेंट में, इसमें IR पोस्ट मतलब इनवॉइस रिसीट पोस्ट करने का भी टी कोड डिफरेंट है। इसमें क्या है, MRKO इसका टी कोड है, तो ये वाला टी कोड हम यूज करेंगे, MRKO। तो MRKO में हम आएंगे, अ, यहाँ पे जितने इन्फॉर्मेशन डाल सकते हो यहाँ डाल दो, या मटेरियल डॉक्यूमेंट बेसिकली अपना जो डॉक्यूमेंट नंबर पोस्ट हुआ था, ये डॉक्यूमेंट नंबर ले सकते हैं। ये जो GR डॉक्यूमेंट है, ये मैंने कॉपी कर लिया है, PO से मैंने पिक कर लिया है, इसको मैंने इधर डाला, मटेरियल डॉक्यूमेंट। ठीक है, आज का डेट है, डेट भी डाल दो आज का। ठीक है, ये कंसाइनमेंट प्रोसेस है, कंसाइनमेंट को सिर्फ सेलेक्ट करते हैं, पहले डिस्प्ले करते हैं, उसके बाद सेटल करेंगे। डिस्प्ले मतलब सिर्फ डिस्प्ले मोड में दिखाएगा, कुछ करेगा नहीं। इसको एग्जीक्यूट करते हैं। नो डॉक्यूमेंट सेलेक्टेड, डॉक्यूमेंट नंबर मैंने कुछ गलत डाला है। ओके ओके, जो मैंने ट्रांसफर किए थे 10 क्वांटिटी, वो वाला डॉक्यूमेंट मुझे कॉपी करना था। अगर वो नहीं याद है तो सप्लायर डाल दो, सप्लायर जो हमने इधर नोट किया था, सप्लायर डाल दो। या फिर अगर मैं कॉपी कर लिया होता तो मैं वो डॉक्यूमेंट इधर पेस्ट कर दिया होता। ये कौन सा डॉक्यूमेंट मांग रहा है, जिस डॉक्यूमेंट से हमने ट्रांसफर किए थे, जब जब मैंने ट्रांसफर किए थे 10 क्वांटिटी, तो एक डॉक्यूमेंट पोस्ट हुआ था। मैं फिर से दिखा देता हूँ। जैसे मुझे 5 और क्वांटिटी मुझे सेल करने हैं, तो मैं फिर से 411 के मूवमेंट टाइप पोस्ट करूंगा। ठीक है, ये सब कुछ मैं एंटर में कर देता हूँ। चलो 4 मुझे और चाहिए, तो मैंने इस बार 4 इधर एंटर किया, ये वेंडर डाला। ठीक है, इसको चेक, पोस्ट। तो ये देखो, ये डॉक्यूमेंट ये जनरेट हो रहा है ना। तो इस डॉक्यूमेंट के अगेंस्ट अगर मैं पोस्ट करूंगा तो मुझे 4 क्वांटिटी का पेमेंट करना पड़ेगा, 10 का नहीं, क्योंकि इसमें 4 क्वांटिटी हमने एंटर किए थे। तो यहाँ पे ये डॉक्यूमेंट टाइप डाल दो, डॉक्यूमेंट नंबर, इसको एग्जीक्यूट करते तो देखो यहाँ पे दिख रहा है क्वांटिटी 4। पर यूनिट प्राइस हमने 15 रखा था, इसलिए अमाउंट आ रहा है 60। ठीक है, एंड इस तरीके से ये सेटल होता है। ये सेटल करके इसको फिर डॉक्यूमेंट क्रिएटेड, बस इतना ही होता है। ये डॉक्यूमेंट क्रिएट हो गया, एंड फिर आगे फाइनेंस टीम इस डॉक्यूमेंट को रेफरेंस लेकर के फिर आगे पेमेंट इनिशिएट करते हैं वेंडर को। इससे पहले जो एक और डॉक्यूमेंट था उसको भी मैं यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है, डिस्प्ले मोड में जाते हैं। एक का तो हो गया है, दूसरे वाले का ये है, ये वाला। सॉरी, हाँ 4 क्वांटिटी का हो चुका था। इस बार ये वाला लेते हैं, 6509। इस बार सेटल करते हैं, 6509 को सेलेक्ट कर लेंगे। सेलेक्ट करके बस हमें 09, ये डॉक्यूमेंट क्रिएटेड बस हो गया। फिर इसको मतलब यहाँ से फिर फाइनेंस टीम इसको आगे प्रोसेस करते हैं पेमेंट। तो ऐसे कंसाइनमेंट प्रोसेस हम देखते हैं। कंसाइनमेंट प्रोसेस टॉपिक क्लियर है इस बार?
समझ आया सर मेरा टॉपिक? एक क्वेश्चन था। हाँ। टॉपिक तो समझ में आ गया। मेरा ये क्वेश्चन था, जैसे आपने 200 पीस मंगवाए जो कंसाइनमेंट में आ गए, जिसमें से 10 हमने अपने ऑन कर लिए, हम्म। बाकी 190 बचे। अगर मैं इसको रिटर्न करना चाहूँ तो उसके लिए क्या प्रोसेस है? रिटर्न प्रोसेस जैसे हम करते हैं वैसे ही है, जो रिटर्न पीओ हमने अच्छा। देखा था। हाँ हाँ, ठीक है सर। हम्म। और कोई क्वेश्चन है किसी को? समझ आए टॉपिक सभी को? जी सर, टॉपिक क्लियर है। यस सर, टॉपिक क्लियर है सर। ओके। कंसाइनमेंट के साथ एक और टॉपिक है पाइपलाइन प्रोसेस। वो बहुत ही छोटा टॉपिक है, मुश्किल से 10 मिनट का है, बहुत इजी टॉपिक है। वो मैं ये कर लेता हूँ। सो पाइपलाइन प्रोसेस, ये देखते हैं पाइपलाइन प्रोसेस होता क्या है। सबसे पहले पाइपलाइन का मतलब समझते हैं। तो अभी तक देख रहे होगे, हमें जो भी आइटम चाहिए होता है, हम पहले ऑर्डर प्लेस करते हैं एंड देन उस मटेरियल का जो भी करना हो वो हम करते हैं। मतलब हर बार पहले ऑर्डर प्लेस करना मैंडेटरी हो रहा था अभी तक, जितने भी हमने देखे ऑर्डर, राइट। सो पाइपलाइन प्रोसेस कैसा प्रोसेस होता है? अब लेट्स से किसी भी स्टोर में बिजली का खपत होता है, राइट। या फिर किसी रेस्टोरेंट में लेट्स से गैस का होता है, या किसी फैक्ट्री में गैस का होता है, एलपीजी या कोई भी गैस का होता है। फिर या फिर वाटर सप्लाई ले लो, तो हम पहले ऑर्डर करके नहीं रखते ना कि मुझे कितना किलो वाट बिजली चाहिए, कितना लीटर पानी चाहिए, कितना गैस चाहिए। तो हम क्या करते हैं, 1 महीने तक यूज करते हैं, जितना हमने यूज किया एंड ऑफ द मंथ उसका हम सेटल करते हैं, राइट। उसको उसका अमाउंट हम सेटल करते हैं। तो इस केस में हम क्या कर रहे हैं, पहले हम ऑर्डर प्लेस नहीं करते। लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी ही सबसे सिंपल एग्जांपल ले लो। इलेक्ट्रिसिटी के लिए हम क्या कोई परचेज ऑर्डर क्रिएट करेंगे? नहीं ना। हम थोड़ी बताएंगे कि मुझे 5,000 किलोवाट चाहिए, 10,000 किलोवाट चाहिए, ऐसा हम कुछ नहीं करते। सिंपल क्या होता है, हम बस देखते हैं पूरे एंटायर मंथ में कितने हमने यूज़ किए। लेट्स से थ्री 300 किलोवाट हमने 3,000 किलोवाट यूज़ किए। तो 3,000 किलोवाट का जो भी अमाउंट होता है वो फिर हम पेमेंट करते हैं। तो इसके लिए परचेज ऑर्डर मैंडेटरी नहीं होता है। हम बिना परचेज ऑर्डर क्रिएट किए हम इसका हम पेमेंट करते हैं। सो बस हमारे पास होना क्या चाहिए, एक मटेरियल होना चाहिए जो बताए कि इलेक्ट्रिसिटी मटेरियल है, एंड इसका इन्फो रिकॉर्ड होना चाहिए। तो इन्फो रिकॉर्ड क्यों होना चाहिए? क्योंकि इन्फो रिकॉर्ड में इसका रेट हम वहाँ पे सेव करके रखते हैं। जैसे इलेक्ट्रिसिटी के लिए एक मटेरियल क्रिएट करना पड़ेगा, तो अगेन ये मटेरियल नॉर्मल मटेरियल नहीं होगा। मटेरियल टाइप इसका डिफरेंट होगा। मटेरियल टाइप इसका PIPE रहेगा, ठीक है, पाइपलाइन का पाइप। और हमें क्या करना पड़ेगा, लेट्स से इलेक्ट्रिसिटी एग्जांपल ले रहे हैं, लेट्स से पर यूनिट है, लेट्स से 20 रुपीज़ है। तो हम पाइपलाइन इन्फो रिकॉर्ड में हम ये प्राइस मेंटेन करके रखेंगे, सर 20 बस। एंड उसके बाद जब हमें ओके 1 महीने का हमने कंज्यूम किया, या 15 दिन पे पेमेंट करना है या 30 दिन पे करना है, जैसे भी हो। जैसे 30 दिन पे कर रहे हैं, तो 30 दिन में हमने जितने भी एनर्जी कंज्यूम किए, जितने भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम किए, इस रेट के हिसाब से, जैसे 30 दिन में लेट्स से हमने 3,000 किलोवाट यूज़ किए, तो 20 × 3,000 जो भी अमाउंट होता है 60,000, वो फिर हम पेमेंट करेंगे। इसका भी पेमेंट करने का तरीका बिल्कुल कंसाइनमेंट प्रोसेस जैसा है। स्टैंडर्ड प्रोसेस में नहीं, स्टैंडर्ड प्रोसेस में MIRO से करते थे, इनवॉइस रिसीट। इसके केस में हम MRKO यूज़ करेंगे, जैसा सेम हमने यूज़ किया था कंसाइनमेंट प्रोसेस में। तो यहाँ देखोगे MRKO में यहाँ पे दो ऑप्शन है, कंसाइनमेंट और पाइपलाइन। तो MRKO से हम कंसाइनमेंट प्रोसेस का इनवॉइस सेटलमेंट करते हैं और पाइपलाइन का सेटलमेंट करते हैं। कंसाइनमेंट का तो हमने देख लिया, अब हम देखेंगे पाइपलाइन का। ओके। तो पाइपलाइन प्रोसेस के लिए सबसे पहले हमें एक मटेरियल चाहिए, एंड ये नॉर्मल मटेरियल नहीं रहेगा। ओके, इस केस में हमें क्या चाहिए, पाइपलाइन प्रोसेस। तो पाइपलाइन प्रोसेस में हमें मटेरियल चाहिए, लेकिन मटेरियल टाइप क्या रहेगा? PIPE। ये मटेरियल टाइप यूज करके हम मटेरियल क्रिएट करेंगे। तो पहले मटेरियल क्रिएट करते हैं MM01 से। मटेरियल टाइप स्टैंडर्ड है PIPE। ओके, देखो आ गया पाइपलाइन मटेरियल। एंटर। बेसिक परचेजिंग अकाउंटिंग
एंटर। ये प्लांट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी मैंने इधर किया है, यूनिट ऑफ मेजर सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ पे मिल जाएगा किलोवाट। ओके, मेगावाट मैंने सेलेक्ट कर लिया है, सर्च कर सकते हो। ठीक है, मैंने सर्च किया, मुझे मेगावाट मिला, और सर्च करो तो किलोवाट भी मिल जाएगा। जो सर्च करना चाहते हो, जो भी चूज करना चाहते हो यहाँ पे कर सकते हो। मैंने ये सेलेक्ट कर लिया है। मटेरियल ग्रुप, डिवीजन, परचेजिंग, अकाउंटिंग। तो मटेरियल क्रिएशन बिल्कुल सेम है, बस हमें ये ध्यान रखना है कि पाइपलाइन वाले केस में हमें मटेरियल टाइप PIPE यूज करना है, पाइप। तो ये हमारा मटेरियल क्रिएट हो गया, मटेरियल है 2361। ये हमारा मटेरियल क्रिएट हो गया। अब हम क्या करेंगे, जैसे मैंने बताया, इसके लिए हमें परचेज ऑर्डर की जरूरत नहीं पड़ती है, तो हम परचेज ऑर्डर क्रिएट नहीं करेंगे। अब स्ट्रेट अवे हम क्या करेंगे, इसका प्राइस मेंटेन करेंगे PIR में। अगेन PIR के लिए टी कोड है M11, और इसका PIR अगेन स्पेशल नहीं होगा, मतलब स्टैंडर्ड नहीं होगा। इस बार हमें पाइपलाइन सेलेक्ट करना है। ये सप्लायर है, लेट्स से यही सप्लायर हमें सप्लाई कर रहा है इलेक्ट्रिसिटी। ये मटेरियल हो गया, ये सब ठीक है, एंटर। वो पिछले जनरल डेटा में ये सब मैंडेटरी नहीं था, तो मैंने इसको स्किप कर दिया है। स्टैंडर्ड क्वांटिटी, मिनिमम क्वांटिटी इधर कर दिया। नेट प्राइस लेट्स से मैंने रखा है 10, ओके 12 रखा है लेट्स से, एंटर। सेव। PIR में, ओके PIR में एक चीज़ और, टैक्स कोड इसमें भी हमें मेंटेन करना होता है। तो रैंडमली मैं कुछ भी सिलेक्ट कर रहा हूँ। अगेन ये जैसे मैंने बताया था कि हमें टैक्स टीम से पता चलता है कि क्या सेलेक्ट करना है। ये मैंडेटरी होता है पेमेंट करते टाइम, अगर ये मिसिंग रहा तो पेमेंट रुक जाता है, ब्लॉक हो जाता है। तो हमने PIR मेंटेन कर दिया है। अब सीधा हमें क्या करना है, हमें कंजम्पशन पोस्ट करना है। कंजम्पशन पोस्ट करने का मतलब हम बताएंगे कि हमने कितने यूज़ किए। वो पोस्ट कैसे करते हैं, MIGO में हम पोस्ट करेंगे।